हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ITEP फोर्थ सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 2 में हम बात करेंगे क्रिटिकल पेडागोजी इन पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली क्या होती है क्रिटिकल पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेटेड है और क्या क्या बच्चों के व्यू पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, राइट्स और आपके लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पूरा फर्स्ट पॉइंट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है इन पॉलिटिकल साइंस। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पेडागोजी होती क्या है। सो बेसिकली आपने अप्रोचेस में ज़रूर पढ़ा होगा जब आप ITEP के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो आपको क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बताया होगा। तो बेसिकली इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिकल वर्ड है और एक है पेडागोजी, दो वर्ड से मिलकर बना है। सो बेसिकली क्रिटिकल से पहले हम पेडागोजी का मतलब जानते हैं। तो पेडागोजी मतलब क्या होता है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, ओके, कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हो एज अ टीचर, ओके, क्या अप्रोचेस यूज़ कर रहे हो आप, ओके, कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हो आप। सो बेसिकली ये आपकी जो कला है पढ़ाने की, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हो, कि सिर्फ आपको सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना पसंद आता है या फिर आप बच्चों को कुछ चीज़ें करके दिखाते हो, मतलब करके सिखाते हो, उनको एक्सपीरियंस करके सिखाते हो। सो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, उसका होता है, उसका मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग या फिर पेडागोजी। अब क्रिटिकल का क्या मतलब है? अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो आलोचनात्मक। आलोचनात्मक, ओके। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बात बता दी, जैसे आज ये बोल दिया कि आज बारिश होगी, ओके, आप ये मौसम देखोगे, आप एक तो ये कि बिलीव करोगे चलो आज तो बारिश होगी, सही है, बट आप तो देखोगे मौसम मौसम तो बारिश जैसा नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, और आप वेदर कंडीशंस भी चेक करके आए थे, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था। सो बेसिकली जब आप उससे रीजन करोगे, है ना, और लॉजिक के बेसिस पे अपनी नॉलेज को चेक करोगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिली है ना, और आप फिर क्वेश्चन भी करोगे प्रूव करने के लिए कि क्या आपके पास प्रूव के लिए उसके पॉइंट्स हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने अपने जो दैट इज आप बोल सकते हो कि लॉजिकल वे में जो आंसर्स हैं वो प्रेजेंट करोगे। सो बेसिकली क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, ठीक है, विश्लेषण करते हो उनका, इंटरप्रेट करते हो, व्याख्यान करते हो उनकी, कि क्या मतलब है उन सब चीज़ों का, ओके, इवेलुएट करते हो चीज़ों को, मतलब इट मीन्स कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है ना, उनको ज़्यादा यूज़ करते हो नॉलेज को देखने के लिए, मतलब टीचर उनको ज़्यादा यूज़ करती हैं कि वो सिर्फ बच्चों की नॉलेज या कॉम्प्रीहेंशन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बच्चों के अंदर उसको डेवलप करने के लिए, उतारने के लिए, कि बच्चे खुद भी अप्लाई करके सीख सके उन सब चीज़ों को, वो बच्चों के अंदर डेवलप करते हो क्रिटिकल थिंकिंग में। तो क्रिटिकल पैडागोजी क्या हो गई कि आप ऐसे पढ़ाओगे, इस तरह से पढ़ाओगे, इस अप्रोच को यूज़ करोगे जो क्रिटिकल अप्रोच हो, मतलब जहाँ पे आप बच्चों की स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ों को करवाओगे, स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ों को, है ना, मतलब आप उनको इंक्लूड करोगे, उनको आप पार्टिसिपेशन दोगे क्लास में, है ना, डिस्कशंस के थ्रू कराओगे, डिबेट्स के थ्रू कराओगे, और आप दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करो कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखे, मतलब फील्ड ट्रिप्स के थ्रू या फिर आप क्लास पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो अगर हम दैट इज, हाँ, यहाँ पे है क्रिटिकल पेडागोजी इज अ टीचिंग अप्रोच दैट, तो इसका मतलब क्या है? व्यूज एजुकेशन एज अ पॉलिटिकल एक्ट। तो ये एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक्ट मानता है, पॉलिटिकल एक्ट मानता है, ये नहीं सिर्फ कि आपका जो चैप्टर है वही पढ़ाना है आपको, वही सिलेबस देना है, बट जो क्रिटिकल पेडागोजी ये मानता है कि आपकी एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल एक्ट है, मतलब आपकी एजुकेशन में ही पॉलिटिक्स है। आप देखोगे हर चीज़ में, जो भी आपके क्लासरूम में हो रही है, जो भी आपके दैट इज इंस्टीट्यूशन में हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो एक पॉलिटिकल एक्ट के तहत ही होती है। वहाँ पे आपके कुछ दैट इज मेंबर्स होते हैं ना, और लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, कौन वर्क करता है, किसके अंडर में वर्क करता है, किसके राइट्स माने जा रहे हैं, किसके नहीं माने जा रहे। सो बेसिकली हर चीज़ को आप ऐसे करके सिखाते हो। सो इट एनकरेज क्वेश्चनिंग, एनकरेज करता है कि आप क्वेश्चन करो, एज अ स्टूडेंट भी और टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। डायलॉग मतलब आप कन्वर्सेशन या फिर रोल प्ले के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर सिमुलेशंस के थ्रू, इट मीन्स कि आप बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे क्लासरूम में कि आप जैसे वोटिंग कर रहे हो, या फिर किसी के राइट्स को नहीं सुना जा रहा है, तो उसको कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हो, है ना, उसको बता सकते हो। लॉज जो है हमारे रिफ्लेक्शन करेंगे बच्चे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, कैसे होनी चाहिए, मतलब खुद पर ही चिंतन करेंगे बच्चों के। सो इट सीक्स टू एम्पावर लर्नर्स टू क्रिटिकली एग्जामिन पावर, जस्टिस, राइट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये हेल्प करती है बच्चों को
कि उनको उनकी पावर्स के बारे में पता चले, कि वो एग्जामिन कर पाए कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं एक सिटीजन होने के नाते, जस्टिस के बारे में, राइट्स के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ओके, आफ्टर इट इज इट मूव फ्रॉम रोट लर्निंग। तो जो आपकी क्रिटिकल पैडागोजी है वो आपकी रोट लर्निंग या फिर आप बोल सकते हो जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी पहले, कि जहाँ पे सिर्फ टीचर की बात मानी जाती थी, उन्हीं को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अब उससे प्रमोट होकर आपकी जो लर्निंग है वो पार्टिसिपेटरी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बन चुकी है। पार्टिसिपेटरी मतलब कि अब यहाँ पे बच्चे खुद पार्टिसिपेट करके चीज़ें करते हैं, पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, और एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करा जाता है जिसमें क्रिटिकल पैडागोजी में, लर्निंग बाय डूइंग को, और दूसरा हैंड्स ऑन लर्निंग को। ठीक है, कि बच्चे खुद करके सीखते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में दिस मीन्स जस्ट नॉट जस्ट टीचिंग फैक्ट, कि आप सिर्फ फैक्ट के बारे में ना बताओ कि इंडिपेंडेंस कब हुई थी, हमारे 3 लेवल हैं, ये इनके काम है, बस ये ना बता के आप उनको एंगेज करो इन क्रिटिकली अंडरस्टैंड एंड डिबेट व्हाट डेमोक्रेसी, राइट्स एंड गवर्नेंस रियली मीन्स इन देयर लाइफ, कि उनके जीवन में, उनके रियल लाइफ में भी वो कैसे अफेक्ट करती हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स हैं, जो दैट इज आप बोल सकते हैं इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, हिंदी में आप देख लीजिएगा सारा, ठीक है, कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी जैसे आलोचनात्मक शिक्षा छात्र जो जिसको नोट्स बनाने होते हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको ढंग से समझा दिया। ओके, सो आफ्टर इट इज़ द नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रंस आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, की जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें टर्म्स देखने को मिलती हैं उसमें बच्चों के क्या आइडियाज़ हैं। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता था डेमोक्रेसी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेसी के लिए बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये बच्चे सोचते हैं कि पीपल वोट टू चूज देयर लीडर्स, एवरीवन इज इक्वल, कि सबको समान अधिकार मिलता है, लोग जो हैं वो खुद अपने लीडर को चूज करते हैं, ऐसा बच्चे मानते हैं। तो ये क्या हो गया, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, प्री कंसेप्शन है या फिर मिसकंसेप्शन है? प्री कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे अगर आपने प्री कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन वाली वीडियो देखी होगी तो। सो क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन क्या कर सकते हो इस पे, कि सबकी वॉइस को माना जाता है, उनकी वॉइस को, उनके अधिकारों को एक तरह से दबाया तो नहीं जाता। मार्जिनाइज ग्रुप का क्या मतलब, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो बहुत कम हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं लेते सोसाइटी में, या फिर वो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, जैसे आपके ट्राइब्स हो गए, है ना, डिफरेंट कास्ट हो गई, तो बेसिकली वो उनका क्या करना, मतलब वो भी क्या आपके वोटिंग सिस्टम में इंक्लूड होते हैं डेमोक्रेसी में, और क्या आपका जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप या जिस कॉलेज में पढ़ते हो, क्या वो डेमोक्रेटिक है। तो ऐसे आप क्रिटिकल पेडागोजी करके बच्चों को पूछ सकते हो, वो एनालाइज करेंगे चीज़ों को, फिर देखेंगे कि क्या सच में है ऐसा। पैराडॉक्स क्या है इसके अकॉर्डिंग, कि जो चीज़ें नहीं हैं, मतलब जो मानी जाती है बट है नहीं। सो फॉर्मल इक्वालिटी एग्जिस्ट, की फॉर्मल इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है, फॉर्मल इन द सेंस कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि आपके लिए ये लॉज हैं, ये राइट्स हैं, ये आपके रूल्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, बट सोसाइटी में दैट इज़ आप रियल लाइफ में देखोगे तो इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट करती हैं, कि डिफरेंट आप एरिया देखोगे, मतलब डिफरेंट क्या, हर एरिया में आपको इनइक्वालिटीज़ या फिर असमानताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप बड़े ऑफिसर भी हो, वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है। मैन वीमेन वाले बीच में, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी आप देख लो, सोशल इनइक्वालिटी देख लो, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देख लो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देख लो, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, ये सब जो है, तो हर जगह इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। सो चैलेंजेस क्या हैं इसके लिए, तो हेल्प स्टूडेंट मूव फ्रॉम आइडियलाइज टू रियलिस्टिक व्यू। तो टीचर क्या कर सकती है इसके लिए, टीचर क्रिटिकल पैडागोजी के थ्रू बच्चों को जो उनकी आइडियलाइज जो चीज़ें हैं, मतलब जो उन्होंने सुन रखी हैं, जो उनके पास फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उससे वो रियलिस्टिक व्यू की तरफ उन्हें लेकर जाएं थ्रू द क्रिटिकल पैडागोजी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि चुनौती क्या है, छात्रों को आदर्शवादी दृष्टिकोण से यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में सहायता करें, कि जो रियल में जो दैट इज सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है वही रियलिटी है, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और आप उसे कैसे देखते हो। ओके, हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आफ्टर दैट इज द सेकेंड इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में क्या आइडियाज है बच्चों के, तो अथॉरिटी दैट मेक्स लॉज एंड पनिशेस। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है, मतलब इनके पास पावर्स हैं, जो लॉ बनाते हैं और जो पनिश करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, प्री कंसेप्शन है, ये भी जरूर बताना। आफ्टर दैट इज क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन, अगर इस पे देखें तो हाउ डज गवर्नमेंट सर्व पीपल, कि गवर्नमेंट कैसे लोगों की सहायता करती है, उनके अधिकारों के लिए बात करती है ना। हु होल्ड्स पावर, कि किसके पास कौन सी पावर होती है, जैसे अब गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है,
स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो किसके पास कितनी पावर है, कैन पीपल चैलेंज द गवर्नमेंट, और जो हम जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो आम आदमी हैं, क्या वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं इन रियल? तो आप ऐसी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं। सो इसका पैराडॉक्स क्या है, तो गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बट मे एक्ट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए बनाई जाती है ना, ऐसा आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मानते हो, और ऐसा ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है। बट पीपल दैट इज गवर्नमेंट में एक्ट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट करती है, कर सकती है ना, कर भी सकती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट लोगों के अधिकार के लिए नहीं, लोगों के अगेंस्ट जाकर भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ओके, सो लिमिटेशंस क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर में ओवर शेडो स्टूडेंट्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस विद ब्यूरोक्रेसी। तो आप क्या करते हो जब ओवर एम्फेसिस करते हो कि जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इन पे बच्चों को बताते नहीं हो चीज़ों के बारे में कि कैसे वर्क करती है, क्या गलत हो रहा है, आप उनके बारे में नहीं बताओगे, तो उनकी लाइफ एक तरह से ऐसी हो जाएगी कि वो एक तरह से पर्दा लग जाएगा उनकी लाइफ के आगे, कि वो सोच ही नहीं पाएंगे उन सब चीज़ों को। ओके, तो ये एक तरह से लिमिटेशन है। तो सीमा क्या है यहाँ पे, संरचना पर अत्यधिक जोर देने से नौकरशाही के साथ छात्रों के अनुभव प्रभावित हो सकते हैं। ओके, कि आप जब संरचना पर, जो स्ट्रक्चर पर अगर आप ज़्यादा जोर दोगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा है, तो उससे नौकरशाही दैट इज ब्यूरोक्रेसी के साथ छात्रों के अनुभव प्रभावित हो सकते हैं। तो उनके डिफरेंट अनुभव है, उनके डिफरेंट अनुभव है, तो उससे थोड़ा लिमिटेशन आ सकती है टीचर को और बच्चों को भी। आफ्टर दैट इज अ पंचायत और लोकल गवर्नमेंट। पंचायत और लोकल गवर्नमेंट का क्या है, चिल्ड्रन का व्यू है कि अ ग्रुप दैट मेक डिसीजन इन विलेजेस, की एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो गांव में ही डिसीजंस लेता है। ओके, सो क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन क्या हो सकती है यहाँ पे, टू ऑल ग्रुप्स दैट इज विमेन दलित आदिवासी पार्टिसिपेट इक्वली, कि जो अब दैट इज ग्रुप, आपने बोल दिया कि ग्रुप है लोगों का, अब आप पूछ सकते हो बच्चों से कि क्या वहाँ के आदिवासी, दलित या विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हाउ आर फंड यूज, कि जो उनको फंड दिए जाते हैं वो यूज़ कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ किस एरिया में यूज़ होते हैं, क्या आपके गांव में उनका सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है, वट पावर डू पीपल रियली हैव, और लोगों के पास क्या पावर होती है दैट इज अगेंस्ट या फिर फॉर द रूरल गवर्नमेंट। ओके, सो चैलेंजेस क्या हैं, रिप्रेजेंटिंग रूरल इंस्टीट्यूशन ऑथेंटिकली इन अर्बन क्लासरूम, कि आप क्या कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो रूरल इंस्टीट्यूशंस को इन अर्बन क्लासरूम, की आप शहर के लोगों के सामने, मतलब जो अर्बन क्लासरूम है, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, कॉलेजेस या इट इज़ स्कूल्स बनाए जाते हैं, उनके सामने आप बता रहे हो कि रूरल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, कैसे ऑथेंटिकली काम करते हैं, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना कि जो रूरल बच्चे हैं वो। ओके, सो पैराडॉक्स क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट येट पावर में बी कंसंट्रेटेड, कि अब ऐसा हम मानते हैं कि विरोधाभास क्या है इसका, जो हमने पढ़ा, तो ग्रास रूट जो है डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है ऐसा मानते हैं, बट फिर भी पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब पावर फिर भी हम लोगों के पास, मतलब जो नीचे वाले लेवल होते हैं उनके पास बहुत कम होती है, जो ऊपर की होते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादा पावर है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। आफ्टर दैट इज ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसको देख लेना कि फिर भी सत्ता केंद्रित हो सकती है, तो बेसिकली ये हिंदी में आपको दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या व्यू है, अ रूल बुक फॉर द कंट्री, तो ये क्या होता है, एक रूल बुक है कंट्री के लिए कि कैसे कैसे आपको रूल करने हैं, कैसे आपको रूल करना है, कैसे आपको अपने रूल्स को निभाना है। ओके, कैसे आपको अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, वो सब के लिए होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बच्चे मानते हैं। क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन क्या कर सकते हैं कि क्यों क्रिएट की गई थी ये, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्रिएट किया गया था, जो वैल्यूज है इसमें जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, कैसे प्रमोट कर सकते हो आप, कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेंज हो सकता है और किसके द्वारा और कब, क्यों। ओके, सो ये आफ्टर दैट इज पैराडॉक्स क्या है इसके ऊपर, सो इट एंश्योर इक्वालिटी येट सोसाइटी हैज डीप इन इक्वालिटीज, कि एंश्योर तो करता है ये इक्वालिटी है आपकी कंट्री में, सब लोगों को समान अधिकार मिलता है, बट फिर भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ प्रेवलेंट करती हैं आज भी, हर तरह की इनइक्वालिटीज़ आप देख लो जो मैंने पहले भी बताया था, सो वो सारी एग्जिस्ट करती हैं। सो चैलेंजेस क्या हैं, मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट टू लिव्ड रेलिवेंस, कि आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट से लिव्ड रेलिवेंस पर जाते हो, मतलब कैसे जाओगे, अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो आप जो बता नहीं सकते, मतलब बता क्या, उनको सोचना पड़ता है बच्चों को ना, उससे आपको लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे जाना है, मतलब बच्चों को करके दिखाना है वो सारी चीज़ें, आपको बताना है कि कैसे आप रियल लाइफ में उसे कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो बच्चों को। सो ये एक तरह से चैलेंज बन जाता है टीचर्स के लिए। आफ्टर दैट इज ए हिंदी में है स्टूडेंट, इसको देख लेना कि बच्चों का दृष्टिकोण देश के लिए एक नियमित पुस्तिका है। ओके, सो आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द राइट्स। राइट्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, बच्चों के आइडियाज क्या हैं, तो चिल्ड्रंस व्यू क्या है, थिंग्स वी आर अलाउड टू डू और हैव, एग्जाम्पल स्पीच और एजुकेशन। कि राइट्स के लिए क्या है कि जो हमें अलाउ कर दिया जाता है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी कंट्री में एक सिटीजन होने के नाते, जैसे राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। ओके, तो क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन क्या कर सकते हैं उस पर, वाई आर राइट्स नीडेड, कि क्यों जरूरी है राइट। व्हाट हैपन्स व्हेन राइट क्लैश, कि जब राइट क्लैश कर जाते हैं, इट मीन्स कि आपके राइट्स जो हैं वो, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर, कि आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हो, है ना, राइट टू प्रोटेस्ट तो कर सकते हो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, बट लॉ एंड ऑर्डर को भी आपको मानना है, तो वो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है, तो उसमें कैसा आप बिहेव कर सकते हो, क्या होगा, तब ये दोनों क्लैश कर जाएंगे। ओके, हु प्रोटेक्ट्स राइट्स, की कौन आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड हु वॉयलेट्स देम, और इनको कौन दैट इज वॉयलेट करता है, या फिर आप इनको नहीं मानता है ना, इनको तोड़ता है। सो पैराडॉक्स क्या है, राइट्स आर यूनिवर्सल इन थ्योरी बट कंडीशनल इन प्रैक्टिस, की राइट्स जो है वो यूनिवर्सल हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंडीशनल इन प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस करने पे, मतलब जब रियल लाइफ की बात आ जाती है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं, है ना, बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं। सो लिमिटेशंस क्या है, राइट्स आर ओपन डिस्कस, कि राइट्स के बारे में डिस्कस तो करा जाता है बट विदाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर, एक्सेस एंड प्रिविलेज, कि राइट्स के बारे में आप डिस्कस तो करते हो बट उसमें आप कॉन्टेक्स्ट को, मतलब कैसे कॉन्टेक्स्ट को नहीं यूज करते, पावर को, कि किसके पास कितनी पावर है वो भी तो मैटर करती है ना। आप देखते हो अभी इतनी सारी न्यूज आती हैं जो दैट इज जिसमें ऐसे ही लोगों की हत्या कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को मार के चले जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत पूछताछ होगी। अभी आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, वो दो बच्चे कार, एडोलेसेंट आप उनको मान लो, तो उन्होंने एक चलती हुई स्कूटी को टक्कर मार दी और एक दो गाड़ियों को, तो वो मर गए, तो मतलब उनकी डेथ हो गई, फिर भी जैसे उन्होंने कोई गलती नहीं मानी उस चीज़ की, वो बस ये बोलते कि ऐसा हो गया मुझसे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल वे में, और पुलिस भी क्या बोल रही थी कि हम पूछताछ जारी है, या फिर प्रूफ इकट्ठे कर रहे हो, जबकि प्रूफ है। सो बेसिकली ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपकी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किस तक आपके राइट्स, ये राइट्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं, किसको कितना प्रिविलेज मिला है, किसको कितने अधिकार मिले हुए हैं, वो सब भी मैटर करते हैं। ओके, किसके पास कितनी पावर है, ये सारी चीज़ें। सो ये हो गया। ओके, सीमाएं क्या है, अधिकारों का अक्सर शक्ति, पहुंच और विशेषाधिकार के संदर्भ के बिना चर्चा की जाती है, कि आपको राइट्स के बारे में तो बता देंगे, आपके राइट्स इतने हैं, है ना, ड्यूटीज के बारे में बता देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि आपको एज अ टीचर कोई नहीं बताएगा कि आपको आप जो राइट्स हैं वो सच में लागू हैं या नहीं हैं। सो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। आफ्टर दैट इज द सिक्स वन इज द ड्यूटीज। तो ड्यूटीज कैसे, चिल्ड्रन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी मस्ट फॉलो, कि जो हमें फॉलो करनी होती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो आफ्टर दैट इज क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन, क्या है इस पे, आर ड्यूटीज ऑलवेज फेयर, कि जो आपकी ड्यूटीज होती है क्या वो सच में सही होती है, हमेशा सही होती है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जब आपको एथिकल डायलेमा क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में। आपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर पढ़ी हो कोलबर्ग की, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है कि कभी कभी मोरल डेवलपमेंट या फिर आपको अब जो अपने एथिकल ड्यूटीज़ हैं वो उससे थोड़ा हट कर जाना पड़ता है किसी की जान बचाने के लिए, या फिर जो ऐसी चीज़ है जो उससे भी परे है। ओके, तो क्या ये ड्यूटीज़ हमेशा फेयर हैं, क्या सही हैं, शुड सिटीजन ऑलवेज ओबे द लॉ, एंड व्हाट अबाउट अनजस्ट लॉज, की जो ऐसे लॉज भी हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के लिए, वो सिर्फ बड़े लोगों को अधिकार देने के लिए बनाए गए हैं। आर ड्यूटीज एंड राइट्स आर कनेक्टेड, तो ड्यूटीज और राइट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि आप कर तो रहे हो, आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज और फिर बोल रहे हो कि हमें तो राइट टू स्पीच है, तो कनेक्टेड तो है ना, और कैसे हैं वो सब बच्चों से पूछना। ओके, तो पैराडॉक्स क्या है इसके लिए, ड्यूटीज आर टोट टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को सिखाई जाती है बट ऑफन वॉयलेटेड बाय अडल्ट्स, कि जब बच्चे होते तब तो सिखाई जाती है, बट अब अडल्ट हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको तोड़ते भी हैं, है ना, ड्यूटीज़ को कोई मानता ही नहीं है। चैलेंजेस क्या हैं, डेवलपिंग मोरल रीजनिंग इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस, कि आप डेवलप करो, क्या डेवलप करना, मोरल रीजनिंग, ठीक है, ब्लाइंड ओबीडियंस मतलब हर चीज़ को बिल्कुल अंधे होकर के किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर लेना, आपको उन पे जांच पड़ताल वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रिटिकली एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है।
है ना। और मोरल रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी मैंने कॉलबर्ग की थ्योरी बताई है वो इसी के ही ऊपर है कि इसमें क्या था, हिंस डायलेमा आपको दिया हुआ था। हिंस डायलेमा मतलब एक आदमी था, उसकी वाइफ बीमार होती है बहुत ज़्यादा और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बट उसको फिर भी चाहिए होता है कि मेडिसिन लानी होती है, और जो कि है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ओके, सो वो जाता है तो देखता है कि मेडिकल स्टोर तो एक ही खुला है, रात का टाइम होता है, एक ही खुला है और फिर उसके पास दवाइयाँ भी, पैसे नहीं होते उस दवाइयों को खर्च करने के लिए, तो वो चोरी कर लाता है वहाँ से। ओके, तो वो उसको चोरी कर लाता है, तो क्या वो सही है, क्या वो सही है उसकी बात की, उसने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए वो चीज़ करी है। तो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू जिस स्टेज पे होते हो, तो इन्होंने स्टेजेस बताई थी कि आप अगर छोटे हो तो उसको गलत मानोगे थोड़े, आप एक ऐसे एरा में आ गए हो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि आप अब कर सकते हो, है ना। जब किसी की जान की बात हो, जब ऐसी चीज़ हो जो सही हो, तब आप ओबीडियंस को भी, जो आपके रूल्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनको तोड़ सकते हो। तो मोरल रीजनिंग डेवलप करना बच्चे में ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ब्लाइंड ओबीडियंस, कि किसी पे ऐसे ही अंधा विश्वास कर लो। ओके, ये देखना आपको कि क्या ये सच में सही है कि नहीं। ये हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट इज की फीचर्स ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी इन पॉलिटिकल साइंस। तो की फीचर्स क्या हैं क्रिटिकल पैडागोजी के पॉलिटिकल साइंस में। तो सबसे पहले तो डायलॉगिक लर्निंग होती है इसमें। तो मतलब इसका मतलब यह है क्लासरूम बिकम अ स्पेस फॉर ओपन डायलॉग, कि यहाँ पे आप ओपन डायलॉग करते हो। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी और ट्रेडिशनल नैरेटिव्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो डायलॉगिक लर्निंग होती है कि बच्चे भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब, डायलॉग्स वगैरह सब होते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू मतलब बच्चों को सिखा करके, जैसे आपको दैट इज कम्युनिटी में ले जाएंगे, है ना, आपको एक्सपीरियंस कराएंगे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे कनेक्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थ्रू द पर्सनल और कम्युनिटी एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, इलेक्शन, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। पार्टिसिपेटरी मेथड की डिबेट, स्मोक पार्लियामेंट्स, पोस्टर मेकिंग, स्ट्रीट प्लेज, कम्युनिटी इंटरव्यूज के थ्रू भी आपको पढ़ाएंगे कि इसमें क्रिटिकल पेडागोजी में। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब लर्नर एनालाइज देयर बायसेस एंड एक्सप्लोर सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस, कि लर्नर जो है वो अपने बायसेस को एनालाइज करेंगे, मतलब वो देखेंगे कि उनका किस पे ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ गलत होती है बट फिर भी आप उसमें अपनी बायसनेस, आपकी सब्जेक्टिवनेस होती है कि मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है, बट वो फिर भी सही नहीं होता। तो इसका मतलब कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करोगे, देखोगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद है बट वो रियल में ना हो, क्या पता। और सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, जो अलग हैं बिल्कुल ओके सोसाइटी में। एमनिसिपेंट्री गोल, तो एमनिसिपेंट्री गोल्स कौन कौन से हैं। एम इज टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स इनटू एक्टिव क्रिटिकल सिटीजन्स हु चैलेंज इनजस्टिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फ्री हो सब चीज़ों से, आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है। तो बच्चों को इसके लिए दैट इज ट्रांसफॉर्म करना कि वो एक एक्टिव और क्रिटिकल सिटीजन बन पाए, जो जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। ओके, सो अच्छा ये हिंदी में, ओके ये इधर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, स्टूडेंट्स देख लेना इसे, ठीक है। सो आफ्टर दैट इज द पैराडॉक्सेस इन क्रिटिकल पेडागोजी। क्या है जो आपके जो पैराडॉक्स हैं, आप बोल सकते हो कि जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में विरोधाभास कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक आइडल वर्सेस अनडेमोक्रेटिक रियलिटी, की डेमोक्रेटिक आइडल मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब में डेमोक्रेटिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट रियलिटी में हम देखेंगे तो सब कुछ अनडेमोक्रेटिक है ना। तो चिल्ड्रन लर्न अबाउट डेमोक्रेसी इन क्लासरूम बट दैट ऑफन डोंट अलाउ क्वेश्चनिंग और डिसेंट, कि वैसे तो उन्हें डाइसेंट सॉरी, वैसे तो उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में सिखाया जाता है बट फिर उन्हें क्वेश्चन भी नहीं पूछने दिया जाता, उनकी बात भी नहीं रखने दी जाती, चुप करा दिया जाता है। सो बेसिकली आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा क्यों रहे हो फिर, है ना। राइट्स वर्सेस एक्सेस, तो राइट्स आर टोट एज यूनिवर्सल बट एक्सेस इज अनइक्वल, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो राइट्स जो है वो यूनिवर्सल हैं, मतलब वो यूनिवर्सल इन द सेंस कि सबके लिए हैं, बट उनका एक्सेस सब लोगों तक नहीं पहुंचता। जैसे जेंडर के बेसिस पे आप मेल फीमेल में देख लो, अधिकार किसको है, हमारे पास फॉर्मल वे में तो लिखा हुआ है कि फीमेल और मेल का एक जैसा समान अधिकार है, बट क्या रियल में वो है। कास्ट के बेसिस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और रिलीजन के बेसिस पे भी। नॉलेज एंड पावर, कि आपके पास नॉलेज कितनी है और पावर कितनी है। सो स्कूल करिकुलम में रिप्रोड्यूस डोमिनेंट आइडियोलॉजीज साइलेंसिंग मार्जिनाइज वॉइस, कि जो अल्पसंख्यक वॉइस है जो बिल्कुल दबी पड़ी है उनको तो वो और भी ज़्यादा दबा देते हैं, और जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, जो जैसे आप देख लो कि जिसकी सरकार चल रही है उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। ओके, अदर पर्सन के या पीपल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि जिसकी सरकार है उसी का ही रुतबा है ना।
चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी बचे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने के, मतलब क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड अप्रोच ही होती है। क्रिटिकल पेडागोजी बहुत कम टीचर्स हैं ऐसे जो यूज़ करते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो सिर्फ वो डेफिनेशन और फैक्ट्स पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है करिकुलम पे, करिकुलम का। टीचर्स रोल बहुत कम, जो मतलब टीचर्स ट्रेंड ही नहीं होते कि वो इतना सब चीज़ों को बता सके बच्चों को, ओपन डिस्कशन करें और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट करें, है ना। फियर ऑफ कंट्रोवर्सी होता है, तो डर भी लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों में उलझोगे, जैसे आपने अपने पेरेंट्स को सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप जब बोलते हो कि ये सब सही नहीं है, तो वो बोलते हैं कि इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा नहीं है। तो बेसिकली आपको डर रहता है कि कंट्रोवर्सी के ऊपर, कि स्कूल में अवॉइड डी पॉलिटिकल डिबेट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, कि ये दिखाने के लिए कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो हर चीज़ को मानते हैं आपकी, तो इसलिए वो डिबेट वगैरह चीज़ें करते भी नहीं है, क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुँच जाती है। Language and accessibility, so political terms may be abstract for many learners, especially first gen और rural students। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिनके लिए पॉलिटिकल टर्म्स बहुत नई होती हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते, या फिर जो न्यू लर्नर्स हैं, जो रूरल स्टूडेंट हैं, उनको ये सब चीज़ों तक वो तो पहुंच ही नहीं पाते ना। सो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बैरियर होता है। असेसमेंट प्रेशर कितना ज़्यादा होता है टीचर्स पर, बच्चों पर। तो एग्जाम्स फेवर मेमोराइजेशन, जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो मेमोराइजेशन को ही फोकस करते हैं। अब आप देखो, ये चीज़ें पढ़ रहे हो किस लिए, क्योंकि आपको एग्जाम दे रहे हैं, बट रियल लाइफ में आपको सबको ये सारी चीज़ों की नॉलेज है। ओके, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं प्रमोट करते हैं, सिर्फ मेमोराइजेशन को, रट्टा बाजी को, कि आपको रटना है, रोट लर्निंग को ही इंक्लूड करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो। कोई डाउट, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए वीडियो में, तो आप वो फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी, एंड देन आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, पहले आपको मैसेज करना होगा। सो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।